नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में स्टूडियो में हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है और जो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है वो है बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूचियों का करवाने का फैसला किया है, उसके इर्द गिर्द बातचीत होगी। और जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं उनका मैं आप लोगों से परिचय भी करवाऊंगा, सुर्खियां भी बताएंगे और एक दो बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं जो न्यूज़ लॉन्ड्री के कैंपेन से जुड़ी हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री पर जो चल रही हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान हमारे साथ हृदय जोशी मौजूद हैं। स्वागत है हृदय आपका। इसके अलावा हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल हमारे साथ मौजूद। हेलो। और साथ में हमारे सहयोगी शार्दुल। हेलो। तो इस पैनल के साथ हम बातचीत करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ पटना से एक और पत्रकार उमेश रॉय जुड़ेंगे। उमेश हमें बताएंगे कि चुनाव आयोग का जो ये फैसला है उस पर बिहार में किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और आगे क्या हालात हैं। जब हमारी बातचीत शुरू होगी कल इस पर जो कि बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। अभी कोई पुख्ता जजमेंट नहीं आया है, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसकी रोशनी में हम थोड़ा सा बात करेंगे जब हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। मैं एक दो जल्दी से जानकारियां दूं, तब आपके सामने जो सुर्खियां हैं वो शार्दुल रखेंगे। चर्चा इसके अलावा हफ्ता तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं एक बार फिर से पेवॉल के पीछे हैं, यानी कि अब ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर जो न्यूज़ लॉन्ड्री के पेड सब्सक्राइबर हैं उनको ही उपलब्ध होंगी। अगर आप चर्चा और हफ्ता और हमारे अन्य पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए आपको निराशा नहीं होगी। न्यूज़ लॉन्ड्री एक जो बहुत जनहित के और की पत्रकारिता है उसकी तरफ हमारा जो पत्रकारिता को ले जाने की कोशिश है, रिपोर्टिंग बेस्ड जो पत्रकारिता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश है, तो आपको पसंद आएगी ऐसे हमें उम्मीद है। हमारा एक एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय ई वेस्ट को लेकर चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है जो हमारे इर्द गिर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। ख़ासकर ये जो नई टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेलीविज़न से लेके लैपटॉप से लेके मोबाइल से लेके स्मार्टफोन से लेके जो तमाम उपकरण आए हैं इलेक्ट्रॉनिक के हमारे आसपास, वो किस तरह का एक अनदेखा सा कचरा हमारे इर्द गिर्द पैदा कर रहे हैं और उस कचरे का जो पर्यावरण के ऊपर असर है किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। एक हिस्सा इसका ये है और दूसरा हिस्सा है इस कचरे के निपटाने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, जो कानून हैं, उसमें किस तरह के घपले घोटाले और गड़बड़ियां हैं, उन सब चीज़ों को हम आपके सामने लाएंगे इस पूरी सीरीज़, इस पूरे एनएल सेना प्रोजेक्ट का। तो आप इसको ज़रूर मदद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है एनएल सेना प्रोजेक्ट हमारा। हवा का हक यानी फाइट टू ब्रीथ, ये कैंपेन अभी भी जारी है। ये कैंपेन पूरे साल जारी रहने वाला है। दिल्ली की हवा इस समय शायद आपको थोड़ा सा अच्छी लग रही होगी क्योंकि दिल्ली में थोड़ी बारिश हो रही है, अब बरसात का मौसम है, पर आमूमन दिल्ली और उत्तर भारत के किसी भी शहर को ले लीजिए, सामान्य दिनों में यहाँ की हवा सांस लेने के लिए ठीक नहीं है। हमेशा इसका जो एक्यूआई का स्तर होता है वो ख़तरे की सीमा में होता है, ख़राब होता है। तो इस हवा के लिए जिम्मेदार एक बुनियादी सुविधा जो है कि हवा और पानी, इस तरह की चीज़ें आखिर क्यों नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, और हवा जैसी चीज़ जो बार बार हमारे सामने हर साल समस्या बनकर आती है, उसके ज़िम्मेदार लोग क्यों नहीं उसको उस तरह से चिन्हित कर पाते या उसके इलाज की व्यवस्था कर पाते। इस ओर ध्यान खींचने का पूरा हमारा ध्यान है, हमारी प्रयास है इस कैंपेन के तहत। हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे और हमारी बातचीत का जो पहला हिस्सा है वो है चुनाव आयोग का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है मतदाता सूचियों का बिहार में, उससे जुड़ा है। और कल इस मामले में जो सुनवाई हुई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑब्जर्वेशन में अब तक कहा है उसमें ये कहा है कि एक तो आप जो आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, इन 3 दस्तावेजों को भी उन 11 दस्तावेजों के अलावा शामिल करने की कोशिश कीजिए जो कि ऑलरेडी चुनाव आयोग ने दे रखे हैं। क्योंकि एक बड़ी चिंता जो विपक्ष जो कोर्ट गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे, उनकी ये थी कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स जिस लोगों के पास, बिहारियों के पास हैं, उसमें करीब 88% लोग ऐसे हैं, 87-88% लोग जिनके पास आधार कार्ड है, और आपने वही एक्सक्लूड कर दिया। इसका दूसरा पहलू ये है कि
पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की ही बात करूँ तो एक तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरा ये कहा कि अगर आप इन तीनों को नहीं शामिल करते हैं तो आप लिखित में बताएं इसके कारण हमें। और ये 21 तारीख तक उनको सारे हलफनामे देने हैं चुनाव आयोग को, और 28 को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। तीसरा, कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि ये उस जिरह के ऊपर कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि आप इस मामले को अभी खारिज कर दीजिए, इस पर सुनवाई मत कीजिए। जब चुनाव आयोग इन सूचियों को तैयार कर लेगा, ये पूरी प्रक्रिया तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप इसमें इंटरवीन कीजिएगा। तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आम आदमी की, इस देश के वोटरों का, मतदाता का मसला है, और वो इस देश के लोकतंत्र से जुड़ता है, जो कि सबसे बेसिक फंडामेंटल संवैधानिक अधिकार है। इसलिए हम इस पर सुनवाई तो करेंगे, हम इसको खारिज नहीं कर सकते। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आई। मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ें इसमें हैं। एक तो जैसे आपने अभी बोला टाइमिंग, आपने टाइम कम देने की भी बात नहीं है। इलेक्शन ड्यू है बिहार में, ठीक है, अगले 4-5 महीने में, हाँ, नवंबर में इलेक्शन है। और आप उससे पहले स्पेशल इंटेंसिव आप ड्राइव करते हैं, जिसका आप एक मुश्किल से 1 महीना दिया है। 25 जुलाई तक आपको सबमिट करना है, और 1 अगस्त तक लिस्ट भी आ जाएगी। तो इस पैमाने पे, और स्पेशली एक ऐसे स्टेट में, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि वो कंप्यूटर लिटरेसी कितनी है लोगों के बीच में, इतनी जल्दी आप सारे कैसे काम करेंगे ये पता नहीं। तो टाइमिंग जो है वो सबसे गड़बड़ है, कि इस टाइम पे आप करिए, जैसे आपने पहले भी किया है स्पेशल इंटेंसिव, आप करिए, लेकिन आप इलेक्शन की बात करिए। और आपने कोई रीज़न भी नहीं दिया है। हाँ। कोई रीज़न दें, क्योंकि आपने तो 2025 में रिवाइज करके, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तो बिल्कुल रोबस्ट तरीके से सब कुछ तैयार हो गया है। अचानक आप एकदम से आते हैं और आप कहते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव करना है, तो आप उसका रीज़न नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे उसके बाद जैसे आपने बताया कि दूसरा, आई थिंक दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और जो सुप्रीम कोर्ट भी एड्रेस करेगा, हाँ, वो है कि टेक्निकलिटी ये है कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाता है किसी जगह पर, किसी भूखंड में, जैसे यहाँ पर बिहार राज्य है, उस नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा जब तक कि चुनावी प्रोसेस कंप्लीट न हो जाए। अगर किसी आदमी को लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है, देन वो जा सकता है कोर्ट में, और कोर्ट उसके बाद फैसला करके अगर कोई चुनाव गलत हुआ है तो उसको रद्द कर सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि इतने जो बात की जा रही है नागरिकता की, जिसका जिक्र आपने भी किया, अभी की उसमें तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा नागरिकता के बारे में, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठेगा और उठ रहा है कि नागरिकता का कोई प्रपत्र या कोई दस्तावेज, जो प्रपत्र है, ऐसा कागज़ सरकार ने आज तक किसी को नहीं दिया। इवन असम में जहां एनआरसी हुआ, जो पूरी नागरिकता को लेकर था, उसके बाद वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आज तक वहां कोई कागज़ आपको नहीं दिया है नागरिकता का, जो लोग माने गए नागरिक हैं। तो ये आधार कार्ड में पहले से ये लिखा हुआ है, जो आपने कहा ना कि बाद में क्या ये रीज़न देंगे कोर्ट को, तो साफ तौर पर लगता है अगर इलेक्शन कमीशन, अगर है इसमें बहुत बड़ा, नहीं मानता वोटर आईडी को, आधार कार्ड को, तो वो जाके यही कह सकता है वहां पर कि भैया ये तो आधार कार्ड में लिखा है कि ये पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं है। 2-4 लोगों के बीच मैंने ये चर्चा देखी, लोग ये कह रहे हैं, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि आप कंसीडर करिए कि आधार कार्ड मान्य हो। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि भाई आधार तो अब मान्य है ही। तो मैंने जब उनसे कहा कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप कंसीडर करिए इसको। तो उन्होंने कहा ऐसा है क्या? हमको तो लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आधार कार्ड तो मान्य है। तो ये भी चर्चा है लोगों के बीच में। बट एक जो बहुत सब जगह जो सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड हमारे पास है, मतलब हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और बीएलओ भी नहीं बता रहे हैं उनको कि भाई आधार कार्ड के से नहीं होगा, आपको अलग 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि बीएलओ तक नहीं बता रहा है। अब इससे क्या होगा कि जब फॉर्म जब जमा हो जाएंगे, अभी तो 66% जैसा इलेक्शन कमीशन बता रहे कि फॉर्म जमा हो गए हैं, अब उसमें जब ये फिर वेरिफिकेशन होगा, तब नोटिस आएगा, तब असली जो है सो हौच पौच वाली स्थिति आए, बहुत भगदड़ वाली स्थिति शुरू होगी, जब लोगों के पास नोटिस आएगा कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए। क्योंकि बीएलओ किसी से भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, बस कह रहा है फॉर्म आप भर दीजिए और बस मुझे दे दीजिए, बस इतना ही हो रहा है। आपकी जानकारी के मुताबिक अब तक 66% फॉर्म वापस आ चुके हैं भर के? नहीं, हाँ, जमा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जो आपको 10 जुलाई को जो ये प्रेस रिलीज डाला, उसमें कहा है कि जो 66.1% जो फॉर्म है वो भर के जमा किए जा चुके हैं। ओके, 67, ठीक है, 67%। अब 67 बता। उमेश जी, मैं एक बात आपसे पूछ रहा था
जी कि ये जो आपने बात कही कि लोगों में बड़ा इत्मीनान है, उन्हें लगता है कि उनके पास आधार है। थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि जब ये बात पहले उठा था बवंडर और मीडिया में काफ़ी हल्ला हुआ, यूट्यूब के कई पत्रकारों ने इसको बड़ा विषय बनाया और बड़ी, तो ये तब बेचैनी थी और अब इत्मीनान हुआ है, या तब भी वो लोग सोचते थे नहीं, वो तब भी वो बेचैनी तो तभी नहीं थी। मैं पिछले 5-6 दिनों से मैं अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ। मैंने 2-3 स्टोरी भी की है, 1-2 स्टोरी और एडिटिंग में है। तो मैं जब मतलब मैं पटना शहर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पटना शहर में जब जा रहा था और मैं ऑटो वाले से पूछ रहा था, मैं सब्जी वाले से पूछ रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था और सब कूल था कि ठीक है आधार कार्ड तो अपने पास है। तो वो बेचैनी कभी भी शुरुआत से ही नहीं है बेचैनी। अब थोड़ा सा क्योंकि बीएलओ पर प्रेशर आया है कि भाई आप जल्दी जल्दी आप फॉर्म लो, तब जाके गांव में थोड़ी हलचल हुई कि जहाँ भाई फॉर्म मांगा जा रहा है, हम लोग को फॉर्म जमा करना है। तो लोग बीएलओ के पास जा रहे हैं, जो स्कूल के शिक्षक ही होते हैं। तो वो स्कूलों में टीचर वो पढ़ा भी रहा है और सीधे बीएलओ वो फॉर्म भी जमा ले रहा है। उमेश, तो उस तरह की हलचल तो कभी नहीं थी, मतलब जिस तरह का वो लग रहा है कि बहुत भगदड़ मची हुई है। आप देखिए, जब वोटर एनरोल होता है तो फॉर्म 6 हम भरते हैं। फॉर्म 6 में एपिक कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार मान्य है, लेकिन रिवीजन में वो मना कर रहे हैं। तो ये अपने आप में गोल चक्कर है भाई। आप फॉर्म, क्योंकि देखिए वोटिंग फंडामेंटल राइट, फॉर्म 5 और 6 ही भरवा रहे हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट नहीं है वोटिंग, वो स्टैट्यूटरी राइट है। आप जब फॉर्म 6 भरते हैं उसमें साफ लिखा है कि इसमें आपको पता देना और पहचान देनी है। आधार के मैंडेट में जो कानून बना था उसमें लिखा था कि आधार नागरिकता का नहीं पता का है। तो ये अपने आप में गोल चक्कर ईसीआई का इसमें हो रहा है। तो एक तो इशू ये है जो थोड़ा एकेडमिक वाला है। दूसरा जो उमेश ने भी बताया और मैं पढ़ रहा था, आई थिंक कल आई थी या मेरे ख्याल से कल आई थी, वो संतोष सिंह की रिपोर्ट है जो उन्होंने एक बीएलओ के साथ पूरा दिन और रात बिताई, जो बात उमेश भी कह रहे थे एक्सप्रेस कि इसमें, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में। और उसमें साफ पता चल रहा है कि ये केवल मतलब वो बीएलओ बेचारा सुबह से शाम तक काम कर रहा था। वो कह रहा था मैंने नाश्ता भी नहीं किया, रात को भर रहा था। और ईसीए ने क्या कहा कि हमने 98%, 98% फॉर्म भेज दिए, 67% जमा हो गए। बिहार में 7 करोड़ से ऊपर वोटर हैं, 8 करोड़ के आसपास। हाँ, मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव रो में बोल रहा हूँ। 7 करोड़ से ज्यादा वोटर में 98% आपने भेज दिए। मतलब कौन हम में से कौन जो जमीन पे जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान है हिंदुस्तान का, ये कैसे हो सकता है? और अभी पिछले कुछ दिन में क्या हो रहा था, सोशल मीडिया पे ईसी डाल रहा था कि 10% रोज अपलोड हो रहे हैं। 10% का मतलब है 60 लाख से ऊपर फॉर्म रोज अपलोड हो रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल। और आप वो स्टोरी पढ़ें तो वो बीएलओ साफ बता रहा है कि भाई साहब मैं 150 भरवा पाया और 60 अपलोड कर पाया हूँ। नेता और अभिनेता दोनों से जुड़ा मसला है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब इस पूरे पिछले हफ्ते में ही चर्चा रही कि फिर से स्मृति ईरानी सास भी कभी बहू के सीरियल के जरिए वापसी कर रही हैं स्मॉल स्क्रीन पर, और उनका जो अभिनय का जो करियर था वो फिर से शुरू हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल तरीके से जो देखी गई जो न्यूज़ साइकिल जिसको हम फॉलो करते हैं, तो एक बड़ी साधारण सी और एक आम सी बात लगी कि ठीक है उनका पुराना पेशा था उसको वो फिर से रिवाइव कर रही हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का जो कद था, जिस तरह से उनकी जो पिछले 10-12 साल का खासकर जो करियर का हिस्सा रहा, वो काफ़ी चमत्कारिक रहा था। वो सबसे लोकसभा में किसी सदन की सदस्य नहीं थे, लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो कैबिनेट मिनिस्टर बनी। तो पहली बार में तो जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब, तो उनका जो कद था, उनका जो राजनीतिक चढ़ाव था, वो बहुत ही एक्सेप्शनल था। और ऐसा होता रहता, बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सेप्शनल उतार चढ़ाव राजनीति में हुए। तो स्मृति ईरानी उस लिहाज से सबकी नज़रों में आई थी, एक बहुत ताकतवर बनकर नेता। और आज फेसबुक में कोई हमारे चंद्रशेखर करकेती हैं, वो आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उनका था बीजेपी के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो एक विमेन प्रेसिडेंट बना सकते थे इस समय। मुझे बहुत बढ़िया मौका, जिस मौके की आप बात कर रहे हो, वो तो सुषमा स्वराज के साथ भी मेरा मानना है बीजेपी ने गवाया। वो सुषमा स्वराज भी हो सकती है। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी पॉलिटिशियन का एक्लिप्स नहीं होता, ठीक है, वो आदमी पूरा नीचे तक आ जाता है, फिर उसके बाद जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। पॉलिटिशियन नेवर रिटायर, दे डाई। और ये जो अभी हुआ है, स्मृति ईरानी अभी ऐसे वापस गई हैं, ठीक है, उनको पॉलिटिकल रोल की क्लैरिटी इस समय उनको भी नहीं मिल रही, और पार्टी को भी हो सकता है नहीं मिल रही हो, क्योंकि वो हार गई थी और उसके बाद शायद नहीं मिल रही हो।
और अभी फॉर द टाइम बिंग, और ऐसे मौके पे क्या होता है कि वो शांत रह के आप अगर वापस जाके अब एक दो यूनियन मिनिस्ट्रीज को हैंडल करने वाली पॉलिटिशियन अभिनेता बन के वापस आ रही हैं, हो सकता है इसी से दोबारा राइज, मतलब कि अब यहाँ तो खैर हो गई, रास्ता खुल जाए। हाँ, रास्ता खुल जाए। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।